हेलो बच्चों, आज बात करेंगे हम मॉडर्नाइजिंग इफेक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। एस.एल. शर्मा की ये बुक है, 1979 में ये पब्लिश हुई थी। इससे पहले हम बात कर चुके हैं आर्गोनेंस ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, मेलिनोवस्की की बुक थी उससे, और दूसरी थी लोकल कम्युनिटीज़ एंड नेशनल पॉलिटिक्स। एक पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड थी और दूसरी पैनल स्टडी थी। तो अब तीसरी बुक की बात कर लेते हैं। ये है एस.एल. शर्मा की बुक। देखो, सबका पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका अलग होता है, समझने का और समझाने का तरीका अलग होता है। जो पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन थी वो मेलिनोवस्की ने अलग तरीके से बताई। जो और दूसरी बुक थी लोकल कम्युनिटीज़ एंड नेशनल पॉलिटिक्स, तो उसका भी अलग तरीका था। योगेश अटल ने जिस तरीके से बताया तो वो हमें एकदम से हार्ड करते ही, सुनते ही वो हमें याद हो जाती है। अब एस.एल. शर्मा की जो बुक है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनकी हम लास्ट में बात करेंगे। अब इन्होंने किस किस चीज़ का यूज़ किया, बस उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेन है जो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है, इस पर बेस्ड इनकी ये बुक है। एस.एल. शर्मा ने एटीट्यूशनल मॉडर्निटी स्केल से पहले कुछ मुख्य स्केल बताए हैं, कुछ मेन चीज़ें बताई हैं। कि मैंने बात की ना अभी, किसी का तरीका कुछ होता है, किसी का कुछ तरीका होता है स्टार्टिंग करने का, तो इनका ये तरीका है। तो स्केल बताए हैं, उन्हीं के आधार पर उन्होंने मॉडर्नाइजिंग को बताया। मॉडर्नाइजिंग मतलब कि यूनिवर्सिटी में किस तरह से मॉडर्नाइजिंग को डिफाइन किया है, वो इन्होंने बताने का प्रयास किया है। पहला है पॉइंट स्केल, जिसे पॉइंट स्केल के आधार पर बताया जाता है। अब पॉइंट स्केल में क्या होता है, ये होता है सोशल डिस्टेंस स्केल होता है। इसके दो पार्ट होते हैं। एक बोगार्ट्स स्केल और दूसरा सोशियोमेट्री स्केल। बोगार्ट्स स्केल क्या होता है, इस स्केल से हम पसंद या नापसंद को नाप सकते हैं। और दूसरा है सोशियोमेट्री स्केल, किसी व्यक्ति की, उसकी सोसाइटी में उसको कितने लोग पसंद करते हैं और कितने लोग नहीं करते। ठीक है, बोगार्ट्स स्केल क्या है कि आपकी पसंद और नापसंद को वो माप सकता है, और सोशियोमेट्री क्या है कि लोग आपको कितना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये दो स्केल हैं, इनसे चलता है नापना, मापना मॉडर्नाइजिंग का, सोसाइटी का, अकॉर्डिंग टू शर्मा। अब क्या आता है, रेटिंग, और एक तो हुआ सोशल डिस्टेंस स्केल और दूसरा आता है रेटिंग और इंटेंसिटी स्केल। अब ये क्या है, ये है आप किसी चीज़ से कितना भी सहमत हैं, पूर्ण सहमत हैं या पूर्ण असहमत हैं। ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। किसके, रेटिंग इंटेंसिटी, मतलब आप उसको रेट कर सकते हैं कि आपको कितनी कोई चीज़ पसंद है। दो कथन दिए जाते हैं और उनमें से पूछा जाता है कि पहला सही है या दूसरा। कुछ स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हैं, उनको देख लेना, अपने अकॉर्डिंग उनको सही कर लेना कि पहला सही है या दूसरा, एक सही है या दोनों सही हैं, एक गलत है या दोनों गलत हैं, ये इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। शर्मा कहते हैं, शर्मा जो कि चंडीगढ़ में प्रोफेसर हैं, इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब चंडीगढ़ में यह देखा कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन में कितनी मॉडर्निटी है। इन्होंने इसको नापने के लिए एटीट्यूशनल मॉडर्निटी स्केल बनाया। इन्होंने इसमें 7 हेडिंग्स और 56 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए। इन्होंने इस स्केल को चंडीगढ़ कैंपस में प्रयोग किया। मॉडर्निटी का स्केल कैसे बनाया, इसके बारे में इन्होंने कैंपस हॉस्टल में मॉडर्निटी को देखा। आधुनिकीकरण और शिक्षा पर मॉडर्नाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, इस उद्देश्य से इन्होंने एटीट्यूशनल मॉडर्निटी स्केल बनाया और उसका प्रयोग किया। मॉडर्निटी एक तुलनात्मक अवधारणा है। बिल्कुल, यदि कोई व्यक्ति कब मॉडर्न हो, वो उसके समुदाय पर निर्भर करता है। मॉडर्न कौन है, अब इसके बारे में बताते हैं कि मॉडर्न कौन है, जो नए नए प्रयोग करने को तैयार रहता है, जो समय के अनुसार स्वयं को परिवर्तित करे,
कम कपड़े पहने या अधिक धन होने से कोई व्यक्ति मॉडर्न नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती कि वो मॉडर्न है। इन सब चीज़ों से कोई व्यक्ति मॉडर्न नहीं होता। जो पुरानी अवधारणाओं को तोड़ता हो उसे मॉडर्न कहा जाएगा, या जो परंपरा में बदलाव लाए क्या उसे, ये कहा गया कि उसको मॉडर्न कहा जाएगा। व्यवहार आपस का एक ऐसा समूह है जो पूरी तरह से औद्योगिकरण है, शहरीकरण हो चुका है। औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण के कारण शहरीकरण हो चुका है, जो कि वहाँ के वातावरण को समझ सके। मतलब मॉडर्न वो है जो वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को उसमें ढाल सके, या फिर उससे कितना वो बेनिफिट ले सकता है। कि मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, लोग छोटे कपड़े पहन रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप भी छोटे कपड़े पहन रहे हो। केवल ये ही मॉडर्नाइजेशन का पार्ट नहीं है, ये मॉडर्न होना नहीं कहेंगे। पता चला कि आपको टाइम देखना आता नहीं है, आप मॉडर्न दिखने के चक्कर में घड़ी बांध के चल दिए हो, तो ये मॉडर्न होना नहीं है। आपको मॉडर्न होने के साथ साथ आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आपसे टाइम देखना आ जाए और तब आप उस घड़ी को वेयर करें, तो वो एक मॉडर्नाइजेशन का पार्ट होगा कि आपसे ये चीज़ें आ गई। व्यवहार आपस का, अच्छा, उन्होंने बताया कि कौन, शर्मा बताते हैं कि हम मॉडर्न को हम कैसे डिफाइन करते हैं। किसी समुदाय में एक व्यक्ति मॉडर्न हो गया है तो उसे मॉडर्न नहीं कहेंगे। अगर पूरे समुदाय में बदलाव आएगा तो उसे मॉडर्निटी कैरेक्टरिस्टिक वो होगी। मतलब उस व्यक्ति के द्वारा वो पूरा का पूरा समुदाय ही मॉडर्न हो गया है तो उसे मॉडर्निटी कहेंगे कि ये मॉडर्निटी की एक विशेषता है कि सभी लोग मॉडर्न हो गए हैं। मॉडर्न से मतलब किसी भी समुदाय के बीच किसी विषय को लेकर, किसी चीज़ को लेकर जागरूकता का आना। आप जैसे जिसे मॉडर्न कहते हैं, आपके दादा उसे मॉडर्न नहीं कहेंगे। मेल मॉडर्न किसी और को मानते हैं तथा फीमेल किसी और को। पुराने लोग किसी और को तो पढ़े लिखे और आज के किसी और को। अमेरिकन सोसाइटी में मॉडर्न कुछ और है तो इंडियन सोसाइटी में कुछ और। जो स्केल अमेरिकन व्यक्ति ने बनाए हैं वो अमेरिकन सेटिंग के अनुसार हैं, यहाँ के हिसाब से वे स्केल नहीं बनाए गए। इसीलिए शर्मा ने अलग स्केल बनाए। भारत में मॉडर्नाइजेशन को नापने के लिए एस एल शर्मा ने नया स्केल बनाया। उसे उन्होंने AMS नाम दिया, जिसे हम भारत की मॉडर्नाइजेशन को नाप सके। मॉडर्न सोसाइटी जस्ट ऑपोजिट फॉर ट्रेडिशनल सोसाइटी। बिल्कुल मॉडर्न सोसाइटी बिल्कुल ऑपोजिट है ट्रेडिशनल सोसाइटी के। अब इसके लिए भी इन्होंने 2 ब्रांचेस बताई इसकी, एक ट्रेडिशनल सोसाइटी और दूसरी मॉडर्न सोसाइटी। एक है, हाँ, एक ट्रेडिशनल सोसाइटी हुई और दूसरी हुई इसकी मॉडर्न सोसाइटी। जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसको जेमेंसाफ्ट कहा गया। जेमेंसाफ्ट बोले तो कम्युनिटी, जहाँ पर लेस एंड यूटिलिटीज़, लेस अर्बनाइजेशन। और मॉडर्न सोसाइटी में क्या होगा, मॉडर्न सोसाइटी को कहेंगे जेसेलसाफ्ट। और ये वीक एंड कलेक्टिव, हाई इंटेंशन एंड हाई अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो जहाँ पर जेमेंसाफ्ट किसको कहा, जहाँ पर सामुदायिक तौर पर लोग जुड़े रहते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन नहीं है, और जो यूटिलिटी है, आपस में जो कंजर्वेशन वाली बात है वो बहुत अच्छे से है, जो सामुदायिकता की बात है वो बहुत ज़्यादा है। मॉडर्निटी क्या है, अब मॉडर्न सोसाइटी क्या कहती है कि वहाँ पर जेसेलसाफ्ट को समाज से जोड़ा गया है और वहाँ पर जो रिलेशंस हैं वो वीक होते जा रहे हैं, एंड जो रिलेशन है उनका कोई अता पता नहीं है, उनका जो इंट्रैक्शंस है आपस में वो
बहुत कम है और हाई अर्बनाइजेशन है। तो इन्होंने कहा जो समाज ट्रेडिशनल के विपरीत होता है वो मॉडर्न समाज कहलाता है। गांव में सब समान मिलते हैं लेकिन ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड मॉडर्न सोसाइटी में इक्वलिटी नहीं हो सकती। हाई सोसाइटी में अलग अलग डिफरेंसेस मिलेंगे, यहाँ सबके मकान अलग अलग प्रकार के बने होंगे। अब क्या होता है, ड्रेस में, जैसे मकान का हो गया, ड्रेस में, स्कूल में, उनके रहन सहन में, खान पान में, सब में बदलाव होगा, लेकिन यह बदलाव हमें ट्रेडिशनल सोसाइटी में नहीं मिलेगा, मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल सोसाइटी भी मॉडर्न सोसाइटी ही है क्योंकि वहाँ पर भी अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स, अलग अलग बदलाव, अलग अलग तरीके का सारा वातावरण मिलता है। अब क्या आती है, अब आती है रैशनैलिटी के बारे में बताया कि जिसमें बौद्धिक रूप से सोचता है कि लाभ हानि के बारे में सोचते हों लोग। भावनात्मक रूप में, परंपरागत रूप में भी रैशनैलिटी है। जो व्यक्ति धर्म के आधार पर तुलसी की पूजा नहीं करता बल्कि गलत लिखा है, बल्कि तुलसी के कई फायदे हैं इसलिए पूजता है, तो वह व्यक्ति रैशनल है। जहाँ व्यक्ति वैज्ञानिक तरीके से सोचता है उसे रैशनैलिटी कहते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ों को अलग अलग कर दिया। अब क्या कहते हैं, मॉडर्न सोसाइटी का मेन कैरेक्टरिस्टिक रैशनैलिटी है और ट्रेडिशनल सोसाइटी का रैशनल। यूनिवर्सल अप्रोच, ये जो अप्रोच है वो यूनिवर्सल बन जाती है, ना कि पर्सनल। अब आते हैं एस.एल. शर्मा ने जो 7 पॉइंट्स बताए हैं इसके ओरिएंटेशन के, मॉडर्नाइजिंग का जो ओरिएंटेशन है उसके 7 पॉइंट्स बताए हैं। मेन बेसिक यही है इसका, जो ये 7 पॉइंट्स निकल कर आए कि उन्होंने वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखी। एक है सेकुलर ओरिएंटेशन, साइंटिफिक ओरिएंटेशन, धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक तरीके। फिर क्या है, यूनिवर्सलिस्टिक ओरिएंटेशन, इसको यूनिवर्सलिस्टिक ओरिएंटेशन को एक दृष्टि से देखना या बराबर सबको देखना। एक है एग्लिट्रेशन, जिसमें हम इक्वलिटी को मानते हैं। फिर क्या है, इंडिपेंडेंस ओरिएंटेशन, जब हम स्वतंत्र हो जाते हैं। अचीवमेंट ओरिएंटेशन, जब काम करने में विश्वास रखते हैं। सिविक ओरिएंटेशन, नागरिकता के बारे में सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अकॉर्डिंग उन्हें देखने को मिली और इनके बारे में इन्होंने देखा। इन्होंने इंडियन कंटेंट के आधार पर कहावतें कहीं कि जिसमें हम साइंस की बात करते हैं तो कल्चर फ्री आइटम है, अगर संस्कृति की बात करते हैं तो कल्चर स्पेसिफिक आइटम है। जैसे कि साइंस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन रिलीजन, रिलीजन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन साइंस। तो इस तरह से एस.एल. शर्मा अपनी बुक को क्लैरिफाई करते हैं, कुछ पॉइंट्स के बारे में बताते हैं, मॉडर्नाइजिंग इफ़ेक्ट के बारे में बताते हैं कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर किस तरह से मॉडर्नाइजिंग के का इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरह से उस पर इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो ये थी एस.एल. शर्मा की बुक 1979 में जो आई। ठीक है, इसमें हमने सोशल डिस्टेंस स्केल देखा, बोगार्ट्स स्केल देखा, सोशियोमेट्री स्केल देखा कि बोगार्ट्स स्केल, इस स्केल से हम पसंद नापसंद को नापते हैं, अपनी पसंद और नापसंद को, और सोशियोमेट्री से कि आपको कितना पसंद किया जाता है इसको नापते हैं। ठीक है, सोशल डिस्टेंस था, सोशल डिस्टेंस के 2 पार्ट थे। फिर आता है रेटिंग इंटेंसिटी स्केल, तो रेटिंग में आप किसको कितना रेट करते हैं, कितने पॉइंट्स देते हैं, ये सब देखा। और स्केल के बारे में चंडीगढ़ के ये प्रोफेसर थे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का इन्होंने अध्ययन किया, चंडीगढ़ और पंजाब यूनिवर्सिटी का। और फिर बताया ट्रेडिशनल सोसाइटी के बारे में और मॉडर्न सोसाइटी के बारे में। ट्रेडिशनल सोसाइटी को जेमन-साफ्ट कहा और मॉडर्न सोसाइटी को जेसल-साफ्ट कहा। जेसल-साफ्ट और इसको जेसल-साफ्ट और गैमन-साफ्ट, जेसल-साफ्ट और जेमन-साफ्ट कहते हैं, गेसल-साफ्ट और गैमन-साफ्ट, किसी भी तरीके से पढ़ लो। तो
ये कहीं पर गैमन और कहीं पर गैसल, कहीं पर जैसल और जैमन ऐसे लिखा हुआ मिलता है। तो ये टॉनीज के दोनों कॉन्सेप्ट हैं। जैमन साफ्ट कम्युनिटी को डिफ़ाइन करता है और जैसल साफ्ट सोसाइटी को डिफ़ाइन करता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखा हमने। रैशनैलिटी क्या है, रैशनल क्या है जब व्यक्तिगत बात होती है, और रैशनैलिटी क्या है जब सबकी बात होती है। तो इन सब को हमने एस.एल. शर्मा के इस बुक के अकॉर्डिंग देखा। चलो किस किस को समझ आई, किस किस को फ़ायदा हुआ, कौन कौन इसको अपने एग्ज़ाम में यूज़ करेगा, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके देन, पढ़ो ध्यान से। बाय बाय।